नेपाल का नया चेहरा क्या बनेगा चाइना की टेंशन? शाह की सत्ता में क्या एक होंगे भारत नेपाल? जेनजी आंदोलन के कैप्टन रचेंगे कितने नए इतिहास? बालेन शाह की पावर में परिवर्तन की लहर। 18 साल बाद नेपाल क्या फिर से बनेगा हिंदू राष्ट्र? धर्म ज्ञान पर जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। रैपर से मेयर और मेयर से अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे 35 साल के बालेंद्र शाह इस वक्त पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और इसमें सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेंद्र शाह के ही नेतृत्व में क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र के तौर पर घोषित होगा आधिकारिक रूप से? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संत समाज से आने वाले जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। नेपाल से भारत का रिश्ता अब का नहीं है, बहुत पुराना है। कहते हैं रोटी बेटी वाला रिश्ता है। क्या यही रिश्ता जिसमें बीच में इस रिश्तों पर बर्फ जम चुकी थी अब वो पिघलनी शुरू हो जाएगी? देखिए, नेपाल, मैं अगर अपनी बात करूं तो नेपाल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। नेपाल की धरती, नेपाल की भूमि, नेपाल की मिट्टी और वहाँ की संस्कृति वो संपूर्ण हिंदुत्व की धरती है। वहाँ की संस्कृति आज भी वहाँ तिथि और संवत्सर चलता है, वो गते में बात करते हैं। अच्छा। आज भी जितना सनातन और जितना हिंदुत्व और जितना मिट्टी से जुड़े हुए नेपाल के लोग हैं, हिंदुस्तान में भी उतना नहीं है। तो उस कारण से मुझे बहुत पसंद है। बालेंद्र के साथ मेरा पुराने रिश्ते, बहुत 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 स्नेह, बहुत प्रेम है उसका मेरे प्रति, बड़ी श्रद्धा रखते हैं वो। बालेंद्र सबसे अच्छी चीज़ है कि वो रैपर का मतलब होता है जो शब्दों को सही चयन कर ले। तो वो नए बच्चों में, युवाओं में, जिनको आप जेनजी कहते हो, उसमें बड़े पसंद किए जाने वाले चेहरे हैं जी। ऐसे नेता हैं जो पहले बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे, फिर बच्चों का एक नेतृत्व करने लग गए। और बालेंद्र एक अच्छे विचारक हैं। उनके पास अपनी आयु के आधार पर, जितनी उनकी उम्र है, जिस तरह से अभी वो छोटी उम्र के बच्चे हैं, उस तरह से उनके अंदर ज्ञान, उनके अंदर समझदारी और एक नई विचारों की क्रांति है उनके अंदर। और वो पौराणिकता समझते हैं, वो वहाँ के राजाशाही व्यवस्थाओं को समझते हैं, वो वहाँ के नेतृत्व को समझते हैं। तो वो जो केवल वो दो लोग जो झगड़ रहे थे पहले, एक वो ओपी केपी, क्या नाम था, केपी ओली, और एक और सज्जन थे प्रचंड जी। ये दोनों ही नूरा कुश्ती करते थे। कभी ये आ गए, कभी वो आ गए, कभी ये आ गए, कभी वो आ गए। और वहां पर तराई और वो पहाड़ी, ये दो नेपाली और तराई क्षेत्र के लोग इस पे आपस में द्वंद्व करवाते रहते थे। पहली बार कोई आया है जो एक बात कह रहे हैं कि भाई हम युवाओं को, हम देश के विकास को और हम हिंदुत्व को समझने वाले लोग हैं। पहली बार नेपाल को नेपाल समझने वाला कोई नेता मिलने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। रौद्र संवत्सर आ रहा है, सही समय पे, सही काल में, सही परिस्थिति में बालेंद्र सीट पर बैठने जा रहे हैं। और नेपाल को ऐसे ही युवा की, ऐसे ही विचार की आवश्यकता भी थी। परिवर्तन कैसे होगा? नेपाल की संस्कृति, नेपाल की पूजा पाठ और नेपाल की अस्मिता और अक्षुण्णता कैसे बचेगी? कोई तो ऐसा नेतृत्व करता मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है बालेंद्र वन ऑफ द, मतलब बालेंद्र उन सब व्यवस्थाओं में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सब चीज़ों को अच्छे से संभाल सकता है। और मधेशी समुदाय से पहले ऐसे मधेशी हैं जो प्रधानमंत्री भी बनने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि थोड़ा सा ये एंटी चाइना भी है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या लगता है कि इनके कार्यकाल में चीन के साथ अब नेपाल के रिश्तों में जो बहुत नज़दीकियाँ आ गई थी, जो चीन ने कहीं ना कहीं नेपाल को अपने झांसे में लेने की कोशिश की, अब ये चीज़ें थोड़ी सी खत्म होती हुई नजर आएंगी? लेकिन नेतृत्व का बहुत फर्क पड़ता है। उनकी एजुकेशन आपके भारतवर्ष नागपुर से हुई है जी, तो बहुत फर्क पड़ता है नेतृत्व का और समझदारी का। नेपाल में क्या हुआ, चाइना की एकाध सड़कों को चाइना ने थोड़ा व्यवस्थित करा दिया, थोड़े कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए नेपाल में। और पहले के दोनों ही राजनायक जो आपस में नूरा कुश्ती करते रहते थे, वो चाहे ओपी हो और चाहे वो प्रचंड जी हो, दोनों ही आपस में जो नूरा कुश्ती करते थे, वो क्या करते थे, उनको फंडिंग होती थी चाइना से। तो वो पैसा खा रहे थे चाइना का और सत्यानाश कर रहे थे
नेपाल का, ये पहला ऐसा राजनायक है, वो मुझे जानते मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, उनका जो व्यक्तित्व है, जिस तरीके से वो युवाओं को समझते हैं, जिस तरीके से भविष्य को समझते हैं। जैसे आपके देश में एक नारा दिया गया विकसित भारत 2047 जी, तो ये विकसित भारत 2047 कौन देख पाएगा? युवा बच्चे जो अभी हैं, जो अभी छोटे हैं, जो यंग हैं, जो युवा हैं, उनको 2047 देखने को मिलेगा। अब जो बूढ़े हैं उनको 47 कहाँ देखने को मिलेगा? वो तो उससे पहले ही स्वाहा हो जाएंगे। तो इनको वैसी परंपरा समझ में आती है, युवाओं को, जनजी को, नए लोगों को समझ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि वालेंद्र बहुत बहुत सक्षम है और इनके अपने नेतृत्व में देश का विकास, देश का की क्षमता और देश का के बल बढ़ेंगे। और चीन के साथ इनको वैसे रखना भी नहीं चाहिए। चीन और नेपाल का भी एक वैसे भी नहीं हो सकता। दोनों की परंपराओं में बहुत बहुत अंतर है। एक वो है जिसको भगवान से रिलेटेड कोई भी बात पर कोई विश्वास ही नहीं है, जो पूरी तरह से नास्तिक देश, पूरी तरह से नास्तिक देश है। एक वो देश है जो भारतवर्ष से भी ज्यादा आस्तिक देश है। तो पूर्व और पश्चिम जैसी परिस्थितियां हैं। ये जब भी एक होगा, जिस दिन नेपाल ने चाइना को ज्यादा अपना दोस्त माना, वो दिन नेपाल के लिए सर्वनाश का दिन होगा, क्योंकि वो सर्प है, वो काट लेगा नेपाल को। यहाँ तो समझ आता है क्या क्या परिस्थिति है। नेपाल और चाइना की आपस में नहीं बन सकती है, लेकिन इधर क्या, एक तरफ 35 साल के बालेंद्र हैं और दूसरी तरफ 76 ईयर्स के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तालमेल बिठा पाएंगे? उम्र, अच्छा देखिए, उम्र का कोई मतलब नहीं होता। एक्चुअली तो तालमेल ऐसे ही बन पाएगा। आप जब मोदी जी को 75 साल का बोलते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें आपको 50 कम कर देने चाहिए। आप तो करीब से जानते, शायद आप ही बता सकते तो हाँ, मैं नजदीक से जानता हूँ। कभी उनको स्टेज पे चढ़ते हुए देखिएगा तो 25 साल के बच्चे की तरह दौड़कर चढ़ते हैं अभी भी। तो उनके 50 साल आप कम करके उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उनके जितने भी आज तक के कार्यकाल में जो भी उन्होंने नियम पारित किए हैं, जो भी अपनी वो सुविधाएं लेके आए, आप उसको क्या कहते हैं, जो देश देता है उसको आप क्या बोलते हैं, जो भी वो लेकर के आते हैं कि भाई अब विकसित भारत के लिए, जैसे उन्होंने एजेंडा रखा बेटियों के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जैसे उन्होंने महिलाओं के लिए रोजगार के लिए धन देना शुरू किया, उनके सारे के सारे नियमों में आप देखेंगे युवाओं के लिए सबसे ज्यादा अधिकार होता है, युवाओं को लेकर के ज्यादा चिंतन होता है। तो अगर इससे अच्छे रिश्ते किसी से बन सकते हैं तो मोदी और बालेंद्र में बन सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो अभी भी 25, 30, 35 वाला ही है। उनका नेचर, उनका व्यक्तित्व, उनकी सोचने का जो नजरिया है वो वैसा ही है। तो बालेंद्र जैसा ही व्यक्ति उनके साथ रिश्ता बना सकता है। मतलब मैं तो चाहता हूं कि आसपास सब युवा अगर प्रधानमंत्री हो जाए सारे देशों के, तो आप देखिएगा आपका देश भी सक्षम होगा और वो देश स्वयं भी बहुत बलवान होगा। तो मैं दोनों को बहुत नजदीक से जानता हूँ, बालेंद्र को भी नजदीक से जानता हूँ, मोदी जी को भी नजदीक से जानता हूँ। तो दोनों परिस्थितियों में अगर आप देखो तो इनका तालमेल सच में बहुत अच्छा बनेगा। चलिए, जाते जाते सिर्फ एक सवाल है, 2008 के बाद क्या फिर से नेपाल हमें दोबारा हिंदू राष्ट्र के तौर पर नजर आएगा, आधिकारिक तौर पे? नेपाल के 99.9% लोग चाहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र हो। नेपाल की परंपरा, नेपाल की पद्धति कहती है कि वो हिंदू राष्ट्र हो। नेपाल की राजाशाही चाहती कि वो हिंदू राष्ट्र हो। नेपाल की जनता चाहती वो हिंदू राष्ट्र हो। और अब नेपाल का शासन भी चाहता है कि वो हिंदू राष्ट्र हो। तो अब तो कोई तकलीफ है नहीं। राजनीति चीज़ों को ख़त्म करती है, खराब करती है। इस बार राजनीति के साथ साथ नेपाल में राष्ट्रनीति, धर्मनीति और सुनीति का पालन होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बालेंद्र इस पर अच्छा काम कर पाएंगे। चले, जगत गुरु जी ने तो बालेंद्र शाह की कैप्टेंसी में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनता हुआ देख लिया है, लेकिन क्या आपको भी भविष्य में नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र के तौर पर नजर आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसी के साथ मुझे और जगत गुरु जी को दोनों को अनुमति दीजिए, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।